देखिए, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस और लिमिटेशंस जो आपके चैप्टर 1 के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं थ्योरी के लिए, क्योंकि थ्योरी में जो 6 नंबर का आपका सवाल बनता है वो इन्हीं टॉपिक्स से बनता है। तो चलिए आज हम करते हैं अपना डे 2 स्टार्ट। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज है हमारा रिवीजन, जो हमारा 80 डेज की सीरीज थी उसका डे 2। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी? ऑब्जेक्टिव्स की, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ अ पार्टनरशिप। ठीक है जी, देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं आपको याद कराऊंगा सिर्फ मेन हेडिंग्स, वादा है मेरा, याद कराऊंगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, उनको अपनी बुक से पढ़ लेना, तो आपको क्या रहेगा, ज्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, चलिए बच्चों आज हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी? अपने ऑब्जेक्टिव्स की। और जब बात ऑब्जेक्टिव्स की आती है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स की बात आती है, तो उसमें हमारे सामने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मैं आपसे डिस्कस करता हूं, एक एक करके बात सुनिएगा। नंबर 1 लिख देता हूं। आप अकाउंटिंग करोगे तो उससे सबसे पहला आपका जो ऑब्जेक्टिव बनेगा वो क्या रहेगा? मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति अकाउंटिंग कर रहा है प्रॉपर तरीके से, तो उसके जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे? मेंटेन हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन अब आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन तो कर लिए, अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने से आपको क्या मिलेगा? बेटा अगर आप कोई बिजनेसमैन हो, आपकी कोई दुकान है, अगर आप सारी चीजों को ना लिखोगे नहीं, मेंटेन नहीं करोगे, तो क्या आप अपना प्रॉफिट देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा क्या हो जाता है? डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। मैं एक एक करके लिख भी देता हूं आपके लिए। पहला, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सबसे पहले नंबर की बात अगर ऑब्जेक्टिव्स में हम करें तो वो क्या है जी? हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या हो जाएंगे? मेंटेन हो जाएंगे। ठीक है जी। नंबर 2, अब आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लिए हैं, तो आपका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव बन जाता है वो क्या बन जाएगा? जल्दी बता दो। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस, आपने प्रॉफिट कमाया या आपको हुआ लॉस, ये कैसे पता चलेगा? जब आप अकाउंटिंग करेंगे। अगर आप अकाउंटिंग करेंगे नहीं तो आपको आपका प्रॉफिट और लॉस पता ही नहीं चलेगा। ठीक है जी, तो डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस दूसरा हो गया। अब डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस यानी कि प्रॉफिट और लॉस पता करने से क्या आपकी अकाउंटिंग का उद्देश्य पूरा हुआ? नहीं। उसके बाद हमारा जो तीसरा स्टेप है, उससे हमें पता चलता है हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी कि एक पर्टिकुलर डेट को हमारी कंपनी की पोजीशन क्या है। तो तीसरा जो हो जाता है वो क्या हो जाता है हमारा? डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। क्या हो जाएगा? डिटरमाइनिंग, बेटा फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट की बात हो रही है। बैलेंस शीट क्या होती है आगे चल के आप लोग बहुत डिटेल में सीखोगे। ठीक है, तो अभी याद रखिए डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। पहला, आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन करे। दूसरा, आपने पी एंड एल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के बाद हम पी एंड एल निकाल पाएंगे, प्रॉफिट और लॉस पता कर पाएंगे। प्रॉफिट और लॉस पता कर लिया, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। सर इनकी जरूरत क्या है? बेटा इनके बिना कुछ है ही नहीं। अगर आप अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो मेंटेन नहीं कर पाओगे रिकॉर्ड्स को, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होंगे तो प्रॉफिट्स नहीं निकलेंगे, प्रॉफिट्स नहीं निकलेंगे तो बैलेंस शीट नहीं पता चलेगी, पोजीशन नहीं पता चलेगी। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 4, वो क्या है? बेटा एक सिंपल सी बात समझिए, अगर आप किसी बिजनेस के मालिक हैं तो आप अगर उस बिजनेस में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, तो डिसीजन मेकिंग क्या आप ऐसे ही कर दोगे? देखिए हवा में जो डिसीजन मेकिंग करते हैं वो बिजनेस नहीं चलाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो आपको क्या करना है? डिसीजन मेकिंग यानी कि जो आपका मैनेजमेंट है आप करो, आपका मैनेजमेंट करे, वो जितने भी उसको फैसले लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं, ठीक है, आज आगे का बजट तैयार करना है कि भाई हमें आगे कितना खर्चा करना है, क्या करना है, कहाँ पे पैसा लगाना है, वो सारी चीजें ही आपको यहाँ से मिलेंगी। तो जो चौथा पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है फैसिलिटेटिंग टू मैनेजमेंट। बेटा एक मैनेजमेंट को क्या मिल गई? आपके मैनेजमेंट को एक हेल्प मिल गई डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है जी, तो फैसिलिटेटिंग टू मैनेजमेंट। ओके, अब कोई व्यक्ति अगर आपसे आके आपसे पूछे कि भैया अपने बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दीजिए, होंगी तो दोगे ना? तो हम तो भैया अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है तो हम दे देंगे, है ना? क्या
इंफॉर्मेशन। ओके, तो बेटा नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। क्या? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम क्या कर देंगे? प्रोवाइड कर देंगे। ओके, किसको? अब इंफॉर्मेशन तो भाई यूजर्स को चाहिए, तो टू इट्स यूजर्स लिख लेंगे। ओके जी। अब लास्ट पॉइंट आता है क्या, एक पॉइंट और बचा है, वो समझ लो, ऑब्जेक्टिव ही है वो भी। बेटा दो तरीके के लोग हैं, ठीक है, एक मिस्टर ए हैं, एक मिस्टर बी हैं। मिस्टर ए क्या करते हैं, अपनी जितनी भी चीज़ें, जितनी भी संपत्ति उन पे है वो सबको लिख के रखा हुआ है कि मेरे पास इतनी मतलब एसेट्स हैं, जो जो एसेट्स है सब लिख रखी हैं। मिस्टर बी, हाँ ठीक है, जो खरीदा ओके खरीद लिया, ठीक है, लिखा हुआ नहीं है कहीं पे। बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ए का भी बिजनेस है, बी का भी बिजनेस है, ठीक है। अब आप खुद सोच के बताइए, अगर बी के यहाँ से कोई सामान, उसका जो एम्प्लॉई है, कैशियर है, या जो उसके वर्कर्स है जो भी हैं, वो अगर वहाँ से कोई सामान गायब कर दे, क्या उसको पता चल पाएगा? नहीं भाई, उसको यही नहीं पता होगा कि उसके पास कितना सामान था, समझ रहे हो? तो भाई उसको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है जी। अगर चोरी हो भी जाएगी तो कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन वहीं अगर मिस्टर ए का कोई भी सामान गायब होगा तो उसके पास तो सारा रिकॉर्ड है। उसने देखा भाई मेरे पास सपोज मोबाइल फोन्स हैं, उसके पास बहुत सारे दुकान है मोबाइल्स की, ठीक है, और उसके यहाँ पे लिखा हुआ है भाई 1000 मोबाइल फ़ोन, कितने होने चाहिए? 1000। उसमें सब लिखा है, सैमसंग के इतने, एप्पल के इतने, उसके इतने, उसके इतने, सब लिखे हुए हैं। तो भैया अगर उसमें से एक भी फ़ोन गायब हुआ ना, फ़ोन चोरी करना बहुत आसान हो जाएगा दुकानदार के लिए, अगर लिखे ना तो, बात समझना। एक भी गायब हो तो वो फट से पकड़ लेगा, हाँ भाई इस कंपनी का, सैमसंग का S24 का फ़ोन गायब है, या आईफोन का 14 प्रो या 16 प्रो जो भी है वो गायब है, तो वो आराम से पता कर सकता है, समझ रहे हो? तो बच्चों मैं आपको इतना डिटेल में ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। बच्चे कहते हैं सर बिजनेस एसेट्स को कैसे अकाउंटिंग प्रोटेक्ट कर सकते हैं? अरे भाई ऐसे ही कर सकती है ना, जब हम रिकॉर्ड करेंगे सारी चीजों को तो बिजनेस एसेट्स प्रोटेक्ट हुई नहीं हुई। उन भाई साहब के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है तो उनकी एसेट्स कैसे प्रोटेक्ट हो गई? उनमें से कोई एक फोन गायब हुआ, उसको तो ये लगेगा हाँ इतने ही थे मेरे पास, बात समझ रहे हो? तो लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है? प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। क्या है? प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। तो बेटा ये 6 पॉइंट आपके हैं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, ठीक है। तो इनको आप क्या कर लेना, याद रखना, और याद रखोगे ना तो देखिए इनके अंदर एक्सप्लेनेशन तो आप लिख ही लोगे, मुझे उम्मीद है। तो देखिए मेन पॉइंट है हेडिंग्स, अगर आपको हेडिंग्स याद है तो अंदर के पॉइंट आप बड़े आराम से लिख लोगे, ठीक है। तो मैंने इसलिए सारे पॉइंट्स आपको समझा दिए और लिख भी दिए आपके लिए, ठीक है जी, एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं बच्चों किसकी? एडवांटेजेस। आप अपनी बुक में देखोगे ना आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिल जाएंगे, ठीक है जी। एडवांटेजेस क्या क्या हैं मैं आपको कुछ 7-8 तो कम से कम याद करा ही दूंगा, अभी ध्यान से समझिएगा, रटवाऊंगा नहीं बेटा, समझो बातों को, समझो। एडवांटेजेस क्या हैं, अकाउंटिंग करने के फायदे क्या हैं? देखिए सबसे पहला तो अभी आपको बताया था, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन हो जाएंगे आपके। सही तो ऑब्जेक्टिव था, अरे भाई फाइन एडवांटेज भी तो है, अगर आप अकाउंटिंग करोगे तो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन हो गए, बिल्कुल सर। दूसरा ध्यान से सुनना बेटा, जब आप सारी चीजों को लिख के रखोगे, मैं आपसे पूछता हूं, लिख देता हूं चलो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड। दूसरा बच्चों आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर रखे हैं, आपने सारी चीजें लिख रखी हैं, तो क्या आपको चीजों को याद रखने की जरूरत है? नहीं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने मान लो 10 दिन पे मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं है और मेरे से आप आके पूछते हो सर आपने उस दिन इतने रुपए खर्च जो करे थे वहां पे, याद है आपको कितने रुपए खर्च करे थे वहां पे? मैं फिर सोचूंगा कि यार उस दिन, अच्छा मैं घर से निकला, मैंने ये करा, अच्छा मैंने उससे वो खरीदा, ये खरीदा, यार मुझे ना क्या करना है, चीज़ों को फिर याद रखना पड़ेगा, मेमोराइज रखना पड़ेगा। बट अगर मैं रिकॉर्ड करूंगा तो क्या मुझे मेमोरी को याद रखने की जरूरत है? सिंपल सी बात समझो, अगर मैं नहीं लिखूंगा तो मुझे चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर लिख के रखा है तो मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है नहीं? तो इसको बोलते हैं रिप्लेसेस मेमोरी। अगर आप अकाउंटिंग करो तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको मेमोरी दिमाग में रखने की जरूरत नहीं, सिंपल समझो। तो बच्चों इसको क्या कहते हैं? रिप्लेसेस मेमोरी, ठीक है। एक आपका पॉइंट ये बन गया जी, रिप्लेसेस मेमोरी, ठीक। बेटा तीसरा सुनना, अगर दो लोग पार्टनरशिप बिजनेस में हैं,
अभी आप नहीं पढ़ रहे पार्टनरशिप, ठीक है, ध्यान से समझना। पार्टनरशिप मतलब जब दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अब अगर हम उनकी अकाउंटिंग ना करें, अकाउंटिंग कौन करेगा? बिजनेस करेगा। और बिजनेस अगर उनकी अकाउंटिंग ना करे तो क्या उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे? नहीं होंगे। वो कहेगा नहीं जी मैंने तो 50,000 दिए, अरे नहीं नहीं मैंने 1 लाख रुपए दिए थे, जबकि दिए दोनों ने 40,000 थे। तो भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम अकाउंटिंग ना करें उनकी सारी चीजें, हाँ जी ए से 50 आए थे, बी से 40 आए थे, समझ लो, ए को इतना पैसा देना है सैलरी के रूप में, इतना उससे ब्याज लेना है हमें कैपिटल पे, इतना देना है ड्राइंग पे, जो भी सारी चीजें अगर हम उसमें ना लिखें तो क्या पार्टनरशिप ज्यादा चल पाएगी? नहीं। तो बच्चों अकाउंटिंग अगर आप कर रहे हो तो आपके पार्टनरशिप के लिए भी क्या है? वो हेल्पफुल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स में क्या है आपके लिए? बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ओके जी, ठीक है। चौथा, बेटा आपके ऊपर किसी ने केस कर दिया, किसी ने आपके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया, क्या? कि भैया ये टैक्स की चोरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टैक्स चोरी। अब आप कैसे करोगे? आपके पास मान लो कुछ कैश रखा भी है या कुछ पैसा आपके पास अकाउंट में रखा भी है और आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग गया, आप जाके उनको बताओगे नहीं जी हमने चोरी नहीं करी है। आप चिल्ला चिल्ला के कुछ भी कर लेना, मर जाना बताने में कि भाई मैंने चोरी नहीं करी है, कोई नहीं मानेगा। लेकिन वहीं अगर आपने अकाउंटिंग करी हुई है, समझ लो अकाउंटिंग की पावर बता रहा हूँ आपको, अगर आपने पूरे अपने फाइनेंशियल्स मैनेज कर रखे हैं प्रॉपर तरीके से, आप उठाकर उनको दिखाओगे हाँ भाई देखो मेरे पास ये पैसा यहाँ से आया, यहाँ गया, ये सारी मेरी चीज़ें, इतने का मुझे प्रॉफिट हुआ, इतने का मैंने तुम्हें टैक्स दिया, अब निकलो यहाँ से। समझ रहे हो? तो पावर समझो बच्चों, ठीक है। तो ये भी क्या एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है जी। इसको बोलते हैं हम एविडेंस इन कोर्ट। भाई अगर कोर्ट में केस जाएगा तो आपका एज अ एविडेंस यूज हो जाएगी आपकी अकाउंटिंग, ठीक है जी। एविडेंस इन कोर्ट। कल को अगर आपके ऊपर कोई केस होता है तो आपका जो अकाउंटिंग है कोर्ट में केस, उसमें एक एज अ एविडेंस काम करेगा, ठीक है जी। पांचवा बच्चों सेटलमेंट ऑफ टैक्स। टैक्स सेटलमेंट में भी आपकी हेल्प करेगा। सेटलमेंट ऑफ टैक्सेस या टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी के सेटलमेंट में भी आपको हेल्प करेगी आपकी अकाउंटिंग, है ना। ये भी एक फायदा है। और बता दूं, अच्छा बैंक के पास गए लोन लेने के लिए, ठीक है, मैं बैंक के पास गया, बैंक मुझे लोन दे दे, हाँ जी कितना चाहिए बताइए, मैंने कहा 10 लाख रुपए का दे दो, दे देगा? नहीं 10 लाख का मैं, चलो मैंने कहा 1 करोड़ का चाहिए बिजनेस लोन, दे देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। हाँ सर संपत्ति है आपके पास, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के पेपर रख के लोन ले लो, ठीक है जी, उसको मॉर्गेज लोन लेकर कहते हैं। लेकिन बिजनेस लोन की बात कर रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टी लोन नहीं ले रहा मैं, बिजनेस लोन की बात कर रहा हूँ। मुझे लोन चाहिए बिजनेस का, ठीक है जी, नॉट अगेंस्ट प्रॉपर्टी। मैंने कहा मेरे पास बिजनेस है, मैं बहुत पैसा कमाता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे लोन चाहिए, क्या देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा जी? भाई सिंपल सी बात समझिए, जब आप बैंक के पास लोन के लिए गए, आप किसके पास? बैंक के पास लोन के लिए गए, तो बैंक आपसे कहेगा अच्छा जी आप बिजनेस करते हैं, ओके, आप हमें अपने पिछले 3 साल की अकाउंटिंग दिखा दो। मैंने कहा जी अकाउंटिंग तो नहीं है। बात समझना, अगर मेरे पास अकाउंटिंग नहीं है तो बैंक मुझे लोन नहीं देगा, भगा देगा। बात समझ रहे हो जी? तो बच्चों हेल्पफुल है किसके लिए? बैंक लोन वगैरह के लिए, अगर आपको लोन वगैरह लेना है, ठीक है, लोन सैंक्शन कराना तो उसके लिए भी है। तो हेल्पफुल फॉर बैंक लोन या बैंक लोन इजीली अवेलेबल। आप अपने हिसाब से भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सेम टू सेम लिखना है। 7th पॉइंट और क्या हो सकता है? एक व्यक्ति अकाउंटिंग कर रहा है, एक नहीं कर रहा है। जो कर रहा है वो अच्छे से एनालाइज कर पाएगा चीजों को, जो नहीं कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात समझिए, मेरे पास अगर पिछले साल का डाटा, मैंने पिछले साल 10 लाख कमाया, इस बार मैंने 15 लाख कमाया, ठीक है, तो मैंने कंपेयर करा, अच्छा पिछले साल 10 लाख कमाया था, ओके 10 लाख कैसे कमाया, मैंने ऐसा क्या किया कि 10 लाख कमाया, ठीक है जी 10 लाख कमाया तो ओके, लेकिन इस साल मैंने 15 लाख कमाया, मैंने ऐसी कौन सी तरकीब लगाई, कौन सा जादू टोना करा कि 5 लाख रुपए ज्यादा कमा लिए। अगर वो वाला जो पॉइंट है वो मुझे समझ में आ गया ना कि मैंने इस वजह से पैसा ज्यादा कमाया ना, तो बच्चों जो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है उसको मैं इस बार 25 लाख भी कर सकता हूँ। बात समझ रहे हो?
ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टडी, कि मैं पिछले साल से इस साल को कंपेयर तभी कर पाऊंगा जब मैंने पिछले साल अकाउंटिंग करी है, इस साल अकाउंटिंग करी है। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो जिंदगी जैसे चल रही चलती रहेगी। समझ रहे हो? सक्सेसफुल बिजनेस के लिए अकाउंटिंग जरूरी है। जो बिजनेस अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से करता है, उसको एनालाइज करता है, वही बिजनेस ग्रो करते हैं। पॉइंट लिख लेना, ठीक है जी। आओ, तो बच्चों क्या है? कंपैरेटिव स्टडी। अगला क्या बन गया हमारा? कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है जी, याद हो गए 7 पॉइंट? चलो बहुत बढ़िया बेटा। 6 नंबर का सवाल आएगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा का नहीं आएगा। 6 पॉइंट कम से कम आपको याद रखने, तो मैंने आपको आसान से 6 पॉइंट रटवा दिए, नहीं समझा दिए, ठीक है। कुछ बच्चों की ना आदत होती है, और कुछ टीचर्स ऐसे यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि ARHE SHC मतलब वो निमोनिक्स वगैरह बनाने की। तो बेटा देखिए, हर जगह निमोनिक्स नहीं, आप अपना ब्रेन का यूज करना सीखिए। अब वहाँ पे क्या होगा, अगर मैं आपको निमोनिक बना के उसको मैं भी बना सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनको अरेंज करके मैं आपको, आप कहो तो अगली क्लास में निमोनिक्स दे दूँ, पर मैं दूंगा ही नहीं, मेरी आदत ही नहीं है। आप समझो बात को, निमोनिक्स बनाए, निमोनिक्स से क्या होता है, फिर बच्चा समझता नहीं करना क्या है, रटता है। अब मैंने आपको जैसे 7 पॉइंट बताए, तो आप 2-4 पॉइंट अपने दिमाग से सोच के भी लिख सकते हो। अच्छा सर ने ये तो बता दिया, टैक्स लायबिलिटी हो गया, हेल्पफुल फॉर बैंक लोन हो गया, कंपैरेटिव स्टडी हो गया, एविडेंस इन कोर्ट हो गया। ऐसे करके अगर आपके दिमाग में कोई और आइडिया आ जाए, कोई और थॉट आ जाए, है ना जी, तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है जी? क्लियर है यहाँ तक? तो बच्चों आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीखें, रटना मत। रटोगे तो फायदा ही नहीं है कुछ। क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, लिमिटेशंस की बात करते हैं। लिमिटेशंस क्या हैं अकाउंटिंग के? हेडिंग लिख देता हूं बच्चों, लिमिटेशंस। क्या है? लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए जरूरी नहीं है कि हर चीज के फायदे ही होंगे, कुछ नुकसान भी तो होंगे। आओ नुकसानों की बात करते हैं। फायदे बहुत गिन लिए जी, ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, है ना, और क्या देख लिया हमने, एडवांटेज देख लिया। आज बात करते हैं, अब बात करते हैं किसकी? लिमिटेशंस की। देखिए सबसे पहला लिमिटेशन आप लोगों को पता है, मैंने पहली क्लास में बताया था, अगर नहीं देखी वीडियो तो देख लेना, है ना, Day 1 वाली जो है। बेटा सबसे पहला लिमिटेशन क्या है अकाउंटिंग का, कि अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। ये नहीं बताया था मैंने, दूसरा वाला आपको बताया था, पर मैं अभी पहले बता रहा हूं। क्या आपको लगता है अकाउंटिंग पूरी सही है? हाँ सर, अकाउंटिंग, अगर किसी बिजनेस ने अकाउंटिंग करी है तो आप कह सकते हो क्या वो, या वो बिजनेस वाला खुद कह सकता है कि हाँ हमारी अकाउंटिंग 100% एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है? भाई हो सकता है उनकी तरफ से सही हो जिसने करी है, लेकिन एक्चुअल में अकाउंटिंग कभी सही हो ही नहीं सकती। सर ऐसा कैसे कह सकते हो आप, फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? अरे आप पढ़ सही रहे हो, आप करोगे भी सही, बट कब गलत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे सर कहना क्या चाहते हो? अरे सुनो ना, सुनाऊंगा। बेटा आप समझो मेरी बात को, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट कहने के पीछे का जो रीजन है वो समझिए। रीजन क्या है भाई? अकाउंटिंग को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। आपने मेरे को आके एक पर्ची दी, स्लिप, इनवॉइस जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग भाई एविडेंसेस के बेसिस पे, वाउचर्स के बेसिस पे, इनवॉइसेस के बेसिस पे चलती है। आपने आके मुझे 5,000 रुपए की पर्ची दी, तो मैं तो लिख दूंगा 5,000 रुपए का सामान जो भी आपने खरीदा, ठीक है। बट आपको बताऊं, हर बिजनेस में ना कुछ सेटिंग बाजी हो जाती है। मेरे जो परचेज डिपार्टमेंट है, हमारी जो कंपनी है, उसका जो परचेज डिपार्टमेंट है, उसने, मैं जो परचेज मैनेजर है, उसने क्या कर रखी है, सेटिंग कर रखी है। किससे? दुकानदार से, वेंडर से, कि भाई देख मेरी कंपनी में हर बार 1 लाख का सामान आएगा, देख ले इतने का सामान आएगा, ऐसे ऐसे करके उन्होंने वेंडर भरा और उससे वो कर लिया कॉन्टैक्ट। अब उन्होंने उससे सेटिंग कर ली। देख भाई बात सुन ध्यान से, बताना मत किसी को, क्या कि देख 1 लाख रुपए के सामान का अगर बिल आता है, अगर मेरे कंपनी से ऑर्डर 1 लाख का आता है ना, तो तुम उसका बिल 1,20 का बनाना। भाई पीछे से ऑर्डर आ रहा है, इतना इतना सामान चाहिए, और सामान जो आपको पता है वो 1 लाख का बन रहा है, तो आप बिल जो बना देना, कितने का बना देना, 1,20,000 का। क्या मेरा क्या फायदा? क्या 1,05,000 तू रख लियो, 5,000 तुझे बच गए, बिना बात के 15,000 मुझे बच गए। समझ रहे हो? ऐसे करते हैं लोग, ठीक है जी। अब वहां से सामान तो कंपनी में कितने का है, 1 लाख का, लेकिन बिल कितने का गया, 1,20 का। बात को समझो। तो अकाउंटेंट साहब तो 1,20,000 से एंट्री करेंगे ना, परचेज की, परचेज करी 1,20,000 की। तो बच्चों वो जो बीच में पैसा गायब हुआ है वो तो हो गया ना, सामान 1 लाख रुपए का है, लिख दिया 1,20 का, तो कहीं ना कहीं 20,000 रुपए का तो यहीं लॉस आ गया आपको। बात को समझो,
तो इसीलिए कहते हैं अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, क्योंकि अकाउंटिंग को हम रिकॉर्ड करते हैं एविडेंसेस और प्रूफ्स के बेसिस पे, ठीक है जी, इनवॉइसेस के बेसिस पे, और उनको बेटा फेरबदल किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला पॉइंट, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। बात को समझते रहना, समझोगे तो बढ़िया से याद रहेंगी चीजें, इसमें रटने की बात ही नहीं है। इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, कि भैया अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या होगा, बताया था पहली क्लास में, ये वाला बताया था मैंने आपको, नहीं याद है? नहीं देखी ना वीडियो? क्यों भाई, देख लो देख ली है, अच्छी बात है, तो भैया लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी भेज दो। हैं भाई 2 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, यूट्यूब पे अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी देखो क्या है, सब्सक्राइबर देखना कितने, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, अच्छे कंटेंट की कदर करो। चलो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट, मतलब इग्नोर करता है। क्या इग्नोर करता है सर? मुझे? अरे आपको नहीं, मतलब मेरे को नहीं, मेरे को नहीं, बिल्कुल भाई मेरे को आप लोग जैसे इग्नोर कर रहे हो। सही पॉइंट है, हाँ आप भी तो मुझे इग्नोर कर रहे हो। क्या क्वालिटी है? हाँ जी हाँ, क्वालिटी तो है, बट आप इग्नोर कर रहे हो, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पैसा नहीं है, हम तो रिकॉर्ड सिर्फ किसको करते हैं? पैसे को। तो अकाउंटिंग जो है एक क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर करता है। किसको इग्नोर करता है? क्वालिटेटिव एलिमेंट को। बात समझ में आ गई कि अगर मैं कह रहा हूँ भाई मेरे कोई कह रहा है भाई किस बंदे में बहुत क्वालिटी है, लेकिन उसकी कदर किसको है? हाँ, मैं अगर ऑफलाइन वाले बच्चों को बोलता हूँ भाई मैं आपसे साल के 40,000 रुपये ले रहा हूँ फीस, ओके, तो उनको लग रहा है हाँ हम 40,000 रुपये दे रहे हैं, समझ रहे हो? तो बेटा अकाउंटिंग में क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को क्या किया जाता है? इग्नोर किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। ओके, तो सेकंड इज इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स या एलिमेंट्स। ओके, तीसरा बेटा अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली बात है हमारी जो बुक्स में जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होंगी? अनरियलिस्टिक होती हैं। सर कैसे अनरियलिस्टिक होती हैं? भाई सिंपल सी बात समझिए, अगर मैंने कोई चीज़ पहले खरीदी थी 1 लाख की, उसको मैंने बुक्स में 1 लाख लिख रखा है, हिस्टोरिकल कॉस्ट से अगर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो 1 लाख ही लिख रखा है, ठीक है जी। तो ये क्या हो रहा है? अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, एक्चुअल में उसकी वैल्यू 1 लाख नहीं है। आपने कोई गाड़ी 10 लाख की खरीदी अब से 1 साल पहले, और अभी भी आपने 10 लाख लिख रखी है बुक्स में, तो क्या वो सही है? नहीं। तो ये क्या अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। बच्चों प्राइस लेवल चेंजेस को भी क्या करता है? ये इग्नोर करता है। सही है, क्या होता है बताता हूं। आपको याद है अभी कुछ टाइम पहले आईफोन 15 प्रो आया था, लास्ट ईयर में 2024 में 15 प्रो आया था, नहीं 23 में आया था, सॉरी 24 में तो आया था आपका 16 प्रो। 16 प्रो के आने के बाद 15 प्रो की कीमत घट गई, है ना। 16 प्रो आया तो अभी किसकी कीमत घट गई? अब मतलब 17 प्रो आएगा तो 16 प्रो की कीमत घट जाएगी। बात समझिएगा, आपने एक फ़ोन लिया था पिछले साल 2024 में 16 प्रो, जो आपको मान लो 1,70,000 के आसपास का पड़ा। 16 प्रो मैक्स ले लेते हैं, ठीक है जी, 1,50,000 का, जितने उतने का पड़ा, आपने उतना लिख दिया। बट आज उसकी कीमत कम हो गई, आप तो उसको क्या कर रहे हो? डेप्रिशिएट कर रहे हो कि हाँ जी हम तो हर साल 20% या 10% डेप्रिशिएट करेंगे। आपने 20% मान लो 30,000 रुपये कम कर दिया, आपने लिख दिया 1,40,000, बट एक्चुअल में वो अब आ ही रहा है कितने का? 1,20,000 का। तो बेटा कहीं ना कहीं प्राइस लेवल चेंजेस की वजह से इनको भी हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग में इग्नोर करते हैं। बात समझ आ रही है कि मार्केट में जब, हाँ बाद में सीखोगे आप, अलग चीज़ें हैं वो, बट यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं? अकाउंटिंग जब कर रहे हैं तो हम प्राइस लेवल चेंजेस को क्या करते हैं? नज़रअंदाज करते हैं, ठीक है जी, हम अपने हिसाब से चलते हैं। ओके, लास्ट इज विंडो ड्रेसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सही, ये विंडो ड्रेसिंग क्या है? बेटा विंडो ड्रेसिंग की अगर मैं बात करूँ ना, तो विंडो ड्रेसिंग मतलब जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। मार्केटिंग में अगर विंडो ड्रेसिंग की बात करें तो मार्केटिंग में विंडो ड्रेसिंग क्या होती है? मार्केटिंग में विंडो ड्रेसिंग की आपने देखा होगा, एक बड़ा सा शीशा होता है बड़े बड़े शोरूमों में, उन पे बाहर शीशे पे सारी चीज़ें सजी हुई होती हैं, है ना। तो वो क्या होती है? वो विंडो ड्रेसिंग अलग होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ अकाउंटिंग में भी विंडो ड्रेसिंग होती है। कुछ लोग प्रॉफिट छुपाने के लिए करते हैं, कुछ लोग झूठा प्रॉफिट दिखाने के लिए करते हैं। मतलब समझाता हूँ, घबरा काहे को रहे हो।
बेटा विंडो ड्रेसिंग समझिए कि मेरे को प्रॉफिट है 10 लाख रुपए का, लेकिन मुझे टैक्स बचाना है, तो मैं उस प्रॉफिट को कैसे भी खर्चे वर्चे बढ़ू के ना उसको मैं 6 लाख दिखाऊंगा। तो ये क्या हो गया, विंडो ड्रेसिंग होगी, गलत हो गया ना, कम कर दिया प्रॉफिट। मेरे को प्रॉफिट है 3 लाख का, लेकिन मुझे अभी बैंक से लोन लेना है, बैंक से लोन लेना है ना, प्रॉफिट 3 लाख का था हर साल, चाहे मैं लॉस में चल रहा हूं, बट मैं पिछले 3 साल में क्या दिखाऊंगा, पहले 10 लाख का, फिर 50 लाख का, फिर 1 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दूंगा, बैंक से लोन ले लूंगा। बेटा ये होता है, इसी को तो विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। बात समझ गए यहां तक? हाँ जी, क्लियर है? तो बच्चों आज हमने जो बात करी वो 3 चीज़ों की करी, एक ऑब्जेक्टिव्स की करी, एक एडवांटेजेस की करी, और तीसरी करी हमने अपने लिमिटेशंस की। देखिए मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें जस्ट समझाई हैं, ठीक है? तो आपको इनको दिमाग में रखना है, 2-4 बार पढ़ लेना, एक बार बुक से पढ़ लेना, एक बार वीडियो देख लेना, उसके बाद अगले पॉइंट पे चले जाना, ठीक है? मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, मैं छोटा छोटा करके 80 दिनों में फिर भी आपका सिलेबस करा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? बेटा सब्सक्राइब और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, बस हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, तो प्लीज़ कर दीजिए। धन्यवाद।